हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक सीरीज। आपको पता है कि हमने डी ब्लॉक की पहली वीडियो कंप्लीट कर दी है, जिसमें हम लोगों ने डी ब्लॉक को आधा कंप्लीट कर लिया था। आज डी ब्लॉक की दूसरी वीडियो आ गई है, जिसमें हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिन्हें नहीं पता कि ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक सीरीज क्या है, वो उस चैनल पर नए आए हैं, उन्हें मैं बताता हूँ कि इसमें हम लोग कोई डिटेल लेक्चर नहीं कर रहे। मैं एक एक लाइन का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नीट के लिए करना, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप कंसेप्चुअली समझ सकते हो, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप ट्रिक्स के थ्रू याद करके रख सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स को मैं यहाँ बताता हूँ। कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं जो आप स्किप करके जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन से रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपके जितने भी ब्लॉग्स थे इनऑर्गेनिक के, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या देखने वाले हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको एक लाइन दिखती है कि ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स एमओ ऑक्साइड्स व्हिच आर आयनिक। ये लाइन बहुतों को लगती है याद करनी होगी, लेकिन है नहीं। अभी आपने देखा था स्कैंडियम में वो क्या नहीं दिखाता है। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाता है। तो अगर स्कैंडियम +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा नहीं, तो वो एम के साथ जो आपका ये वाला, अगर आपको याद है 9th में आप करते थे, तो ये बनाएगा नहीं बनाएगा। तो मतलब कि एमओ जो है स्कैंडियम नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो +2 दिखाई नहीं रहा है ऑक्सीजन स्टेट। तो ये आपकी पहली लाइन जो है वो आपको याद नहीं करनी थी, ये आप समझ के इजीली निकाल सकते हो अपना। दूसरी चीज यहाँ पे दी हुई है कि Mn2O7 जो है वो क्या है, कोवलेंट ग्रीन ऑयल है। ये आपको एकदम एग्जैक्ट लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है कि Mn2O7 इज ए कोवलेंट ग्रीन ऑयल, और आपको समझना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही इन्होंने दी हुई है। अब उसके बाद एक और लाइन आपको दिखेगी क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर उस मेटल का डिक्रीज करेगा। तो ऐसे 2-3 और पॉइंट्स है, तो इसको मैंने एक साथ लिख के यहाँ पे समराइज कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो आपका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर कमेगा। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब इससे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसीलिए Mn2O7 में अगर आप ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो मैंगनीज का, तो आपको दिखेगा कि ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 में प्रेजेंट है। तो ये कैसा होगा, कोवलेंट होगा, क्योंकि आपने अभी देखा था ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि V2O5 कैसा होता है, तो एम्फोटेरिक होता है। ये डायरेक्टली याद रखना है आपको। और एक इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने क्या लिखी हुई थी यहाँ पे, कि V2O3 बेसिक होता है, V2O4 लेस बेसिक होता है, और V2O5 एम्फोटेरिक होता है। अब यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। यही चीज आपने यहाँ देखी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर कमता है। यही चीज, मतलब इसी कंसेप्ट के थ्रू आप बाकी सारी स्टेटमेंट्स को ऑलमोस्ट जज कर सकते हो कि सही है कि गलत है, जब तक उन्होंने एग्जैक्ट नहीं पूछ दिया हो कि V2O5 इज एम्फोटेरिक, V2O5 इज बेसिक। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखनी है, बाकी कंसेप्ट ध्यान रखना, इससे आप बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या दिया हुआ है, ये एकदम याद रखना कि CRO जो है वो तो बेसिक होता है, CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। पहला कंपाउंड जो कि ट्रांजिशन मेटल का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नाम में ही है पोटेशियम, तो K2 डाइक्रोमेट Cr2O7। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है आपको। दूसरी चीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज क्या होता है, तो आप बोलोगे लेदर इंडस्ट्री में इसको हम लोग यूज करते हैं। 2 चीज आपको बता दी मैंने, क्या याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ 2 रिएक्शन दिख रहा होगा, तो ये कुछ नहीं है, ये बस है कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाना है उसके बारे में बताया है कि इस स्टेप में आप बनाते हो। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, रफली याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या लेते हो, क्रोमाइट ओढ़ लेते हो। जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, क्रोमाइट ओढ़ लेते हो, और उससे क्या बना लेते हो, क्रोमेट बना लेते हो। सिंपल, इतना याद हो जाएगा, क्रोमाइट ओढ़ लेते हैं, क्रोमेट बना लेते हैं। अब दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका याद हो ना हो, क्रोमाइट ओढ़ का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब ये जो आपने क्रोमेट यहाँ बनाया था, इस क्रोमेट का कलर आपको याद होना चाहिए। इस क्रोमेट का कलर जो होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। और बाद में जो डाइक्रोमेट बन जाता है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो ये दोनों कलर आपको याद होने चाहिए, और क्रोमेट का कौन सा है और डाइक्रोमेट का कौन सा है ये याद होना चाहिए। ये दोनों चीज बता दी। हाँ, एक और चीज, अगर एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला पूछा हुआ है कि डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट का, तो आप बोलोगे कि Na2Cr2O7.2H2 आपका उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 H2 मॉलिक्यूल आते हैं, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब रफली कैसे याद रखोगे, आप बोलोगे कि हम लोग क्रोमाइट ओढ़ लेते थे, उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते थे तो हम लोग को मिल जाता था क्रोमेट।
अब इस क्रोमेट को जब हम लोग एसिडिफाई करते थे तब हम लोग को मिल जाता था डाइक्रोमेट। कौन सा डाइक्रोमेट? सोडियम डाइक्रोमेट। ये याद रखना है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं मिला जो आपको चाहिए था, आपको मिला सोडियम डाइक्रोमेट। तो अब आपको क्या करना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना होगा, तो आपको क्या करना है, इस NO को रिप्लेस करना है। उसके लिए हम लोग आते हैं नीचे वाले रिएक्शन पे, जो कि ये आपको दिख रहा होगा। अब इस रिएक्शन का एक कंसेप्ट है जो कि यहाँ ऊपर इन्होंने समझाया हुआ है, जो कि आपके एसोसिएशन रीजन या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके देखने को मिल सकता है। आपको क्या बोला है इन्होंने इसको एक मैं ऊपर कर लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसीलिए हम लोग जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाते बाय ट्रीटिंग सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये अब आपको समझ में आया कि क्यों हम लोग पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, इससे आराम से एसोसिएशन रीजन बना के आपको दे सकते हैं। ये 3 रिएक्शन करने के बाद आपको जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलता है। ये समझ आ गया, आसान हो गया अब याद करना। ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता एनसीईआरटी में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि जो K2Cr2O7 है उसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं, लेकिन Na2Cr2O7 को नहीं करते हैं। सेम रीजन जो आपने यहाँ पे देखा कि सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ। पहली चीज, अभी आपने देखा था कि जो क्रोमेट होता है पोटेशियम क्रोमेट, उसका कलर कैसा होता था, येलो होता था, और जो डाइक्रोमेट निकालता उसका कलर कैसा था, ऑरेंज था। और सिमिलरली यहाँ जो आपका फिर आपने चेंज कर दिया सोडियम को पोटेशियम में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी क्या है, ऑरेंज है। तो ये आपको बस जनरली याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, तो आपको यहाँ 2 चीज देखने को मिल रही है, एक है क्रोमेट, एक है डाइक्रोमेट। ठीक है, दोनों का आयनिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है। तो आयनिक फॉर्म है ये रहा, मैंने यहाँ लिख दिया CrO4 2 नेगेटिव, ये क्रोमेट है, और Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आपका डाइक्रोमेट है। अब होता क्या है, ये जो दोनों है इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ pH। मतलब अगर pH एसिडिक होता है तो आपका वो चेंज हो जाता है किसमें, डाइक्रोमेट के फॉर्म में, और अगर pH बेसिक होता है तो वो चेंज हो जाता है आपके क्रोमेट के फॉर्म में। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या समझाया हुआ है कि क्रोमेट को अगर हम लोग H+ मतलब एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को अगर हम लोग बेसिक कंडीशन में रखते हैं तो क्या बन जाता है आपका क्रोमेट। आया समझ में? तो ये रिएक्शन क्या दिखा रहा है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ भी चुका है कि वो आपको दोनों दे देंगे या फिर स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बोथ हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट के दोनों में जो क्रोमियम प्रेजेंट है उसका ऑक्सीजन स्टेट सेम होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी ने दी हुई है। ठीक है, इसको देख लेना। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर आपको देखना है, क्रोमेट आयन का कैसा स्ट्रक्चर है और डाइक्रोमेट का कैसा स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखना है आपको कि जो क्रोमेट आयन है आपको दिख रहा है सीधे क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये लाइन दिख रही है कि नहीं? हाँ, जो क्रोमेट आयन है वो कैसी होती है आपकी, टेट्राहेड्रल होती है, आपको दिख रही है। अच्छा, जो डाइक्रोमेट आयन है इसमें क्या होता है कि 2 टेट्राहेड्रल यूनिट आपकी आपस में जॉइंट होती है एक CrO-Cr ब्रिज से। अब ये CrO-Cr बॉन्ड है वो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 126 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, बॉन्ड एंगल याद रखना है आपको, कितना होता है, 126 डिग्री का होता है। इसमें होता क्या है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट आपके जॉइंट होते हैं। ये 2 डिफरेंस हो गया इसमें। आपको फिर क्या याद रखना है कि जो पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट है दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि जो क्रोमेट आयन था या फिर डाइक्रोमेट आयन था, दोनों का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते थे क्रोमियम का तो आता था आपका +6, और +6 हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है क्रोमियम का, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, मतलब उससे वो नीचे ही जाएगा। तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। तो ये सिंपल था। इस तरीके से आपको कंसेप्चुअली ध्यान रखना है इसको। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये मिस कर देते हैं बच्चे, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब ये टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, ये बता रहा है। और ये इसका रीजन मैंने अभी बता दिया कि हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिंक कर लेना। उसके बाद आपको ये सारी रिएक्शन डायरेक्टली याद नहीं रखनी, आपको बस रफली आइडिया रखना है कि क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबका ऑक्सीजन स्टेट ये बढ़ाएगा। कैसे बढ़ा रहा है, तो आयोडीन को I2 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव था तो 0 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, SN2+ में क्या कर रहा है, Fe2+ में क्या कर रहा है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, रफली। फिर आगे चलते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे KMnO4 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया है कि स्टेप 1, यहाँ 2 स्टेप में प्रिपरेशन होती है। पहले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एकदम एक्जैक्टली याद रख लेना। क्या लेते हैं हम लोग, जैसे वहां पे हम लोग क्रोमाइड ओर लेते थे तो उसका हम लोग ने फॉर्मूला याद किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लेते हैं पायरोल्यूसाइडोर, उसका फॉर्मूला MnO2 होता है, ये आपने याद कर लिया सबसे पहली चीज। उसके बाद ये जो MnO2, अब रफली याद रखेंगे रिएक्शन को, तो MnO2 को आप लेते हो यहाँ पे, उसको फिर हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह है वो सब याद नहीं रखना है। उसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बनता है K2MnO4, जो कि कैसा कलर का है ये याद रखना है, डार्क ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब इसको लेके फिर हम लोग क्या करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाते हैं अगले स्टेप में, ये वाला। अब ये जो सेकंड स्टेप वाला रिएक्शन है ये आपको डायरेक्टली रटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ऑप्शन में दिख जाता है कि पूछ लेते हैं बताओ यहाँ ये 2 क्या बन रहा है, तो एक MnO4 नेगेटिव बन रहा है, एक MnO2 बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा,
तो मतलब इस स्टेप में आपको क्या बन जाता है, पर मैंगनेट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग की बात करते हैं दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है इसको। तो एक कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है, ये आपको डायरेक्टली जो लिखी हुई लाइन है ना ये याद रखना है, क्योंकि आपको वो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो कमर्शियली कैसे प्रिपेयर होता है ये, बाय एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। पहले हम लोग MnO2 लेते हैं, उसका ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करवाते हैं, जिसके कारण आपको क्या मिल जाता है, MnO4 2 नेगेटिव मैंगनेट आयन मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग इस मैंगनेट आयन को लेके उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, जिसके कारण आपको मिल जाता है पर मैंगनेट आयन। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, रफली याद रखो या जैसे याद रखो, लेकिन ये लाइन याद रखना जो भी इन्होंने यहाँ पे बोली है, आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है कि बोलो ये सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो आसान है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रफली आइडिया रखना है कि इसमें क्या करते क्या है। हम लोग Mn2+ आयन लेते हैं, आपको दिख रहा होगा Mn2+ आयन, और इसको रिएक्ट किससे करवाते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपका पर मैंगनेट आयन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि जो KMnO4 है उसका कलर क्या है। तो KMnO4 का जो कलर है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, बस रफली कलर याद रखो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि KMnO4 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि KMnO4 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो आप बोलोगे KClO4, या फिर वो बोल देंगे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये बताओ सही है गलत। तो या तो आप वहां बैठ के केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट लाके निकालो, या तो आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्टली याद हो, ठीक है, दोनों आप कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज करके K2Mn4 और MnO2 बना देता है, मतलब कि पर मैंगनेट डिकम्पोज करके फिर से मैंगनेट और आपका जो पायरोलिसाइड ओर था वो बना लेता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जो ये पैराग्राफ को दिख रहा होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी है पर मैंगनेट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे पहला कि जो इसका जो इंटेंस कलर है, जो डार्क पर्पल कलर अभी आपने देखा था, ये जो इंटेंस कलर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि डायमैग्नेटिज्म, ये डायमैग्नेटिक होता है और कभी कभी टेम्परेचर के हिसाब से ये वीक पैरामैग्नेटिज्म भी दिखाता है। ये प्रॉपर्टी जो है, दोनों प्रॉपर्टी जो आपने डिस्कस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ परमैंगनेट आयन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो आपको यहीं से बता दूंगा मैं कि देखो, चाहे वो मैंगनेट की बात करें या फिर पर मैंगनेट की बात करें, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। तो स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि किसमें कहाँ पे पाई बॉन्ड है, किसमें यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको O के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज की कलर, तो जो आपका मैंगनेट आयन है उसका कलर ग्रीन, और पर मैंगनेट अभी आपने देखा था डार्क पर्पल, मतलब पर्पल कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैंगनेट आयन है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जो आपका पर मैंगनेट आयन है वो डायमैग्नेटिक होता है, अभी आपने देखा यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता है पहले से भी, पैरामैग्नेटिज्म कब दिखता है, जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिज्म कब दिखता है, जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली। उसके बाद यहाँ पाई बॉन्डिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो कि आपको याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट में इजीली आ जाएगा आपके। वो पूछ लेंगे कि बताओ यहाँ जो पाई बॉन्डिंग बनती है आपके मैंगनेट या फिर पर मैंगनेट में, वो किन दोनों की ऑर्बिटल्स के बीच बनती है। तो आप बोलोगे p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, या फिर वो ऐसे भी लिख सकते हैं p पाई d पाई यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें कुछ 2-3 जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। एक आपका ये ऑक्सीलेट से जो CO2 बन रहा है, ध्यान रखना है आपको, Fe2+ से Fe3+ ही जाएगा, सबको पता रहता है। NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव जा रहा है, ये ध्यान रखना है। I नेगेटिव से तो I2 जाता है, अभी भी देखना, अभी भी आपने देखा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब कि जो pH है, वो इन्फ्लुएंस करती है इसके रिएक्शंस को, मतलब कि पर मैंगनेट का रिएक्शन कैसा होगा वो कौन इन्फ्लुएंस करता है कि pH कैसा है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे 3 ये चीज लिखी हुई है जो कि समझ नहीं आती जल्दी, बताता हूँ मैं कि देखो यहाँ पे सब में तो +7 स्टेट में ये अपना पर मैंगनेट, लेकिन ये अलग अलग pH पे अलग अलग ये आयन्स बना रहा है। अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो आपका MnO4 नेगेटिव से क्या बन जाता है, Mn2+ बन रहा है, मतलब यहाँ पे +5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम है तो आपका
+7 से +4 जा रहा है, MnO2 बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा होगा। अगर लिख दिया है वहां पहले से तो आपको समझ आना है कि अच्छा यहाँ MnO4 से MnO2 बनता है। ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में भी काफी अप्लाई किया होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकदम बेसिक या अल्कलाइन मीडियम है तो आपका +7 से +6 जाएगा, मतलब यहाँ चेंज कितना है, +1 का है, यहाँ चेंज कितना था, +3 का था। ठीक है, तो ये आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे ये बताना क्या चाहते हैं। ये हो गया समझ में। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है या फिर जो मैंने मार्क किया है, बस आपको वही याद रखना है। अभी आपको लगता हो कि ये रिएक्शंस कैसे याद होंगे, इतने भारी रिएक्शन है, तो मैंने इसलिए अभी आपको कुछ चीजें याद रखने के लिए बोली थी। सबसे पहली चीज मैंने बोली थी कि अगर एसिडिक मीडियम लिखा है तो आप समझ जाना कि MnO4 नेगेटिव से कहाँ जाएगा, Mn2+ में जाएगा। तो यहाँ जितने भी रिएक्शन है आपको सब में दिख रहा हो कि MnO4 नेगेटिव Mn2+ में जा रहा है। ठीक है, सारे रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ मैं, MnO4 नेगेटिव Mn2+, MnO4 नेगेटिव Mn2+, दिख गया। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि याद रखना कौन कौन से आयन कैसे चेंज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कौन कौन से आयन अपने लोअर ऑक्सीजन स्टेट से किस वाले ऑक्सीजन स्टेट में जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि I नेगेटिव अगर लिखा होगा तो I2 में जाएगा, पहले से आपको पता होगा, तो I नेगेटिव I2 में जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके बाद Fe2+ Fe3 में जाएगा, वही चीज यहाँ पे हुई है। ऑक्सीडेट का मैंने अभी आपको याद करने बोला था कि ऑक्सीडेट कहाँ जाता है, CO2 में जाता है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद S2 नेगेटिव का याद रख सकते हो, सल्फर ज्यादा है, ये आप कंफ्यूजिंग अगर आपको लगता है तो याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी SO3 नेगेटिव आपका सल्फेट बनेगा, ये सबको पता रहता है। NO2 नेगेटिव का अभी याद करवाया था, NO3 नेगेटिव बनता है। तो ये इस तरीके से आप ये रिएक्शन को खत्म कर लो। आपको क्या याद करना है इसमें, सब चीज याद नहीं करना होता है रिएक्शन में। अब आपको दिखता है कि न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, तो वहां पे भी मैंने बता दिया था आपको सब कुछ, बस आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ I नेगेटिव से आयोडेट बन रहा है। ठीक है, तो बस ये वाला रिएक्शन ध्यान रखो, बाकी तो ईजी है। ठीक है, बाकी ये मन करे तो याद रखना और ये भी मन करे तो याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना आप। ठीक है, अगर डायरेक्टली उनको पूछना होगा तो ये पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखा है इन्होंने कि जब आप टाइट्रेशन करते हो परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वहाँ प्रेजेंट है तो जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था वो अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, क्लोरीन में। ये उसका मतलब स्टेटमेंट का रीजन हो गया। इजीली वो एसोसिएशन रीजन यहाँ से बना के दे सकते हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका डी ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एफ ब्लॉक पे। अब सबसे पहले यहाँ क्या देखते हो कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे दी हुई है, समझ में आ गया। उसके बाद दो चीज जो हमने वहां देखी थी कि अगर डी ब्लॉक में हम लोग फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स की बात करें तो उसको हम लोग 3D सीरीज बोल रहे थे, मतलब वहां n-1 करते थे। अगर आप एफ ब्लॉक की बात करोगे तो यहाँ आपको n-2 करना होगा, मतलब अगर आप पीरियड 6 की बात कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे 6-2, मतलब 4F सीरीज की बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप पीरियड 7 के बारे में बात करोगे तो 7-2 मतलब 5F सीरीज की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। ये समझ में आ गया। तो मतलब लेंथेनॉइड्स होते हैं आपके 4F सीरीज में, एक्टिनॉइड्स होते हैं आपके 5F सीरीज में। ये चीज समझ में आ गई। अब लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ होते हैं ये पता होना चाहिए, तो 58 से 71 होता है और एक्टिनॉइड्स 90 से 103 होता है। ये हो गया। उसके बाद दोनों किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे, तो आप बोलोगे ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, लेकिन बस पीरियड चेंज है। पीरियड इसका 6 है, इसका पीरियड 7 है। ये समझ में आ गया। इतना आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डाउट जो बहुत को आता है वो ये है कि जो लेंथेनम है और एक्टिनियम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इनके बेसिस पे नाम रखा गया है यहाँ पे, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास है, रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको साथ में पढ़ा जाता है एफ ब्लॉक है, लेकिन ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है नहीं। ठीक है, आप यहाँ देखोगे कि इनको पढ़ रहे हैं साथ में, लेकिन ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखना है। तो इनका एटॉमिक नंबर याद रखना, लेंथेनम का 57 होता है, जस्ट इसके पहले रहता है, और एक्टिनियम का 90 से पहले 89 वाला इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बाकी इसका जो कन्फिग्रेशन है सेम है, G3P6 और G3P7, मतलब ग्रुप 3 पीरियड 6, ग्रुप 3 पीरियड 7। ठीक है ये क्या डी ब्लॉक एलिमेंट, इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट यहाँ दिखाते हैं। डी ब्लॉक से ये उल्टा हो गया। डी ब्लॉक्स में बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको इसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स का याद नहीं रखना है, क्योंकि उसमें इन्होंने लिखा है सिंपल कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। आपको ये पूछेंगे, सबसे पहले आप याद रखो ये कि लेंथेनॉइड्स में सबसे ज्यादा जो आपकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है, तो आप बोलोगे ट्राई पॉजिटिव, मतलब 3+ वाला जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और उसी की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखनी है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, सिंपल होती है 4FN, और N कहां से कहां फिल करोगे, 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे 3 पॉजिटिव आयंस की कन्फिगरेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग ट्रेंड्स भी बात करेंगे, सब चीज हम लोग 3 पॉजिटिव आयंस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो दो चीज आपको मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बता दी। फिर देखते हैं हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अब बात करते हैं, जब हम लोग एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करते हैं तो आपको यहाँ सबसे पहली चीज याद रखनी है कि यहाँ पे एटॉमिक और आयनिक जो साइज है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, इसका रीजन याद रखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पहली चीज। अच्छा,
दूसरी चीज याद रखनी है कि जब आप यहाँ पे एटम्स के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि आप इसको अरेंज करके दो कि साइज डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग यहाँ बात करेंगे 3 पॉजिटिव आयन, जैसा कि अभी आपने देखा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट जो है आपके लैंथेनाइड्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और जब उसके लिए देखते हो तो आपको यहाँ दिखता है कि देयर इज ए रेगुलर डिक्रीमेंट ऑफ रेडाई व्हेन वी टॉक अबाउट द M3+ आयन। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे इन्होंने ग्राफ में ये दिखाया हुआ है कि जब आप 3 पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हो तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब आगे जा रहे हो ग्रुप में, वैसे वैसे साइज जो है नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आगे समझे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग देखोगे तो वो कम होगी एज कम्पेयर टू d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। ठीक है, अच्छा ये लाइन जो है यहाँ पे मैंने पहले डी ब्लॉक में करा दिया है, तो ये मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे पढ़ लेना इसको। अब आते हैं यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो लाइट चली गई है लेकिन वीडियो शूट होगी, तो अभी करते हैं इसमें। देखो ये पैराग्राफ जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है सबको, इसमें चुटकी में आपको याद करवा सकता हूँ मैं। आपको बस याद रखना है कि सबसे जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, +3 है, और सारे के सारे आपके एलिमेंट्स चाहे कहीं भी हो वो कहाँ जाना चाहेंगे, +3 ऑक्सीजन स्टेट में जाना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा वो फॉर्म कर सकते हैं कुछ, मतलब वो जैसे कुछ और एलिमेंट आयंस को फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्टेबलिंग कंडीशन होगी, या तो हाफ फिल्ड होगा या तो फुल फिल्ड होगा या तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसको मिल रहा होगा, लेकिन वो वहां पे रहेगा नहीं, वो वहां से वापस आना चाहेगा कहाँ पे, हमेशा +3 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है ये इजीली पता कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ आयंस के बारे में बात की गई है, तो उसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है। मेरे दोस्त ने ट्रिक बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सीरिया की तबीयत और यूरोप में यूब्रोज। सीरिया की तबीयत, सीरिया एक कंट्री है तो उसमें वहाँ पता ही है सबको कैसा हाल रहता है, तो सीरिया की तबीयत और यूरोप में यूब्रोज आपको याद रखना है। तो इससे क्या होगा, सीरिया से आ गया आपका CE4+, TB से आ गया आपका TB4+, यूरोप में आ गया EU2+, और YB से आ गया आपका YB2+। ठीक है, इसमें फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि पहले 2 में 4+ आयंस है और बाद के 2 में 2+ आयंस है, ये याद रहेगा। तो आपने पहले आयंस याद कर लिए सीरीज में, और फिर आपने उसके ऊपर जो चार्जेस है वो याद कर लिए। ये 2 आपको चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज इसे मैंने याद करवा दिया है कि आपको यहाँ पे सीरीज जैसे आपने ये लिख लिया, आपको लिखना है कि जो बीच वाले है दोनों में क्या होता है, हाफ फील्ड होता है F7, मतलब जो आपका F ऑर्बिटल है वो दोनों में हाफ फील्ड होता है, बीच वाले में तो F7, लास्ट वाले में F14 मतलब फुल फील्ड F होता है। पहले वाले में आपका F ऑर्बिटल फुल फील्ड नहीं होता है, लेकिन आपका उसमें क्या होता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसके पास होता है। ठीक है, ये चीज आपको रखनी है। मतलब चारों में वो बंद क्यों रहे हैं उनका रीजन सही है। मतलब कोई पूछे आपसे कि C तो 3+ होना चाहिए क्योंकि सबसे स्टेबल वो है, लेकिन ये CE4+ बन क्यों रहा है, तो आप बोलोगे क्योंकि उसके पास क्या है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। TB4+ क्यों बन रहा है, तो आप बोलोगे वहां पे हाफ फील्ड F मिल रहा है उसको। EU2+ क्यों बन रहा है, 3 से 2 क्यों आ रहा है, तो बोलोगे हाफ फील्ड F मिल रहा है। तो ये उसके रीजन है। अब लेकिन ये जाना कहाँ चाहेगा आपका, ये जाना चाहेगा आपके हमेशा 3+ वाले स्टेट में। अब क्योंकि 3+ वाले स्टेट में जाना चाहेगा तो CE4+ से जब ये 3+ में जाएगा तो ये क्या हो रहा है, खुद ये रिड्यूस होता है 4 से 3, तो खुद रिड्यूस हो रहा है तो कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिया हुआ है कि ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा दूसरी चीज TB4+ कहाँ जाना चाहेगा, 3+ में, खुद रिड्यूस होता है, कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि TB4+ इज एन ऑक्सीडेंट। सिमिलरली EU2+ से कहाँ जाएगा, 3+ में, खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वही यहाँ लिया हुआ है कि EU2+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा नहीं, तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये मैंने बता दिया कि ये फॉर्म क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन यहाँ पे है, लेकिन ये वापस कहाँ जाना चाहेंगे, 3+ वाले स्टेट में, और इसीलिए ये रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कैसे पता करने बता दिया। तो इस तरीके से आप इस पूरी पैराग्राफ को सिंपली तरीके से याद रख सकते हो अगर आपको ये वाला ट्रिक याद है, सीरिया की तबीयत, यूरोप में यूब्रोज। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 लाइन एक्स्ट्रा है जो आपको याद कर लेना चाहिए। पहली चीज आप याद रखना, E0 की वैल्यू क्या है CE4 से C3+ जाने में, तो 1.74 वोल्ट है। एक ये लाइन याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ये मैंने बताया था कि तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये लाइन याद रखना। और दूसरी चीज CE4 जो है वो आपका एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है, ये याद रखना। ये तीनों लाइन याद रखना, क्या पता वो पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर CE4+, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ जो ये टेबल है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के नहीं है। ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, मतलब मोस्टली तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो अगर बाकी जो मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, अगर सब आपको याद हो जाए उसके बाद आप इनको पढ़ना, मैं इनको समझाऊंगा भी नहीं यहाँ पे। मेन चीज आपको याद रखनी है वो है गैडोलीनियम का कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत बार PYQs में आया हुआ है, आ भी सकता है अभी आगे, तो ये याद रख लेना। बाकी चीज मैं लिखी हुई है, पढ़ लेना, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखते हो
कि जो लेंथेनॉइड्स है वो सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। पहली चीज मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, याद रख लोगे। अच्छा, उसके बाद टार्निश जल्दी जल्दी, ये मतलब अगर इसको एयर में रखोगे तो बहुत जल्दी टार्निश कर जाता है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टील हार्ड होता है। तो आप बोलोगे समरियम जो है, इसका नाम हल्का हल्का समुराई से मिलता है, तो समुराई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए समरियम याद रखना कि ये क्या होता है, आपका स्टील हार्ड होता है। अब क्योंकि ये स्टील हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्टली जो रेंज होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट्स का, इन लेंथेनॉइड्स का, वो 1000 से 1200 के बीच होता है, लेकिन समरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1623 केल्विन होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस पैराग्राफ से। फिर आते हैं हम लोग कलर पे। बहुत जितने भी ये ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स हैं सारे कलर दिखाते हैं। कलर दिखाने का एक ही कंडीशन है कि उनके पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कौन से दो है जो कलर नहीं दिखाते, आपको एक्जैक्टली रटा होना चाहिए, La3+ और Lu3+। क्यों कलर नहीं दिखाते हैं, इसका रीजन यहाँ दिया हुआ है कि जो La3+ है वो उसमें आपका एक भी एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और Lu3+ में आपका फुलफिल्ड एफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मैंने बता दिया कौन से कलर नहीं दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो देखो इसमें सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट आपके La3+, Ce4+ और Yb2+ और Lu3+। रीजन क्या है इसका, यहाँ पे F0 है और यहाँ पे F14 है, मतलब कि या तो फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल या तो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तभी वो पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे। ठीक है, वही यहाँ दिया हुआ है, तो आपको इसको याद कर लेना है। बाकी Ce4+ का तो आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, Yb2+ भी हमने उस ट्रिक में देखा था। तो आपको बस La3+ और Lu3+ एक एक्स्ट्रा याद करना है कि La3+ में आपका इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, और Lu3+ में आपका इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल होता है। तो ये दो चीज याद रखोगे तो आपका इसमें काम, तो इतना ही आपको याद रखना है एफ ब्लॉक में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दी हुई है, वो याद रखना है आपको कि जब आप केमिकल बिहेवियर की बात करोगे तो जो आपके लाइटर एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बिहेव करते हैं, कैल्शियम की तरह। ये उल्टा है, जो लाइटर एलिमेंट होगा वो भारी एलिमेंट मतलब कैल्शियम की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट होंगे वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करेगा। तो ये याद रख लेना लाइन। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ऐसा रिएक्शन ऐसा लिख के दे देंगे और बोलेंगे इस रिएक्शन के लिए जो इनॉट वैल्यूज है वो किसके बीच रेंज करती है। तो आप बोलोगे -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच रेंज करती है। इसका एक्सेप्शन कौन है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे। तो आप बोलोगे एक्सेप्ट फॉर EU यूरोपियम जो है इसका कितना होता है, -2 वोल्ट होता है। तो ये आपको एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपको यहाँ ग्राफ दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इजीली क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। क्या क्या याद रखना है इसमें मैं बताता हूँ आपको। अब इस ग्राफ को आपको कैसे याद रखना है, इसमें क्या क्या याद रखना है बताता हूँ मैं, इजी है। सबसे पहले आपको पता है कि लेंथेनॉइड्स मेटल्स होते हैं, तो अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या देता था, हाइड्रोजन। सिमिलरली हाइड्रोजन निकला है, कोई दिक्कत नहीं। अब हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करें तो हेलोजन का जो आप अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो Ln का आपको पता है कि क्या होगा, 3 होगा, और x का क्या होगा आपका 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Ln(x3) आएगा कि नहीं आएगा, वही आएगा। 3 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट लेंथेनॉइड्स का वही होता है। सिमिलरली LnOH3 ही बनेगा जब मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद Ln ही बनेगा, क्यों, क्योंकि Ln के पास भी 3 होगा और N के पास भी आपका 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Ln ही बनेगा, ईजी है। अच्छा, यहाँ के साथ सल्फर का 2 लोगे तो 2 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो इस हिसाब से Ln2S3 बनेगा, ठीक है। यहाँ Ln2O3 बनेगा। तो सिंपल है सब, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना ये वाला। और आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे कि अगर लेंथेनॉइड से 2773 केल्विन में हीट किया है विद कार्बन तो आपका क्या बन रहा है, तो Ln(C2) बनेगा। ऑल्दो ये सब चीजें भी बनती हैं, लेकिन मेनली यहाँ जो दिया हुआ है तो याद रखना, क्या पता ऑप्शन में आपको घुमाने की कोशिश करें, जो उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, Ln(C2) बनता है। बाकी ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको ये तीनों भी याद होने चाहिए कि ये 3 बनते हैं, एक जो एक्स्ट्रा होगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लेंथेनॉइड्स के यूज पे। तो लेंथेनॉइड का जो बेस्ट सिंगल यूज जो आपको पता है होना चाहिए वो ये है कि एलॉय स्टील्स और प्लेट्स एंड पाइप्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल जो है इस एलॉय का है वो है मिश मेटल। याद रखना ये चीज, कौन सा बेस्ट एलॉय जो पता है हम लोग को लेंथेनॉइड्स का वो है मिश मेटल। इस लेंथेनॉइड मेटल में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे इसमें एक लेंथेनॉइड मेटल होता है कितना, 95%, आयरन होता है 5%, और इसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो मिश मेटल है उसको कैसे यूज करते हैं, तो मिश मेटल को हम लोग मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय के साथ मिला के बुलेट्स बनाने में यूज करते हैं, बुलेट्स के शेल बनाने में यूज करते हैं, लाइटर फ्लिंट बनाने में यूज करते हैं, जो लाइटर आप देखते होगे उसमें जो बीच में होता है, ठीक है, वो बनाने में यूज करते हैं। तो ये 2 मेन आपकी यूज है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड्स पे। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आप बोलोगे TH से LR मतलब कि थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक आपका ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा ना इसको एक बार नाम पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता वो क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेंथेनॉइड।
ठीक है। तो आपको 3 एक्टिनॉइड्स का नाम पता होगा तभी तो आप लेंथेनॉइड्स को वो कर पाओगे, वो पता कर पाओगे कौन सा लेंथेनॉइड है या नहीं है, या आपको 3 लेंथेनॉइड्स के नाम पता होंगे तभी आप एक्टिनॉइड्स का पता कर पाओगे। तो इसमें क्या देख पाओगे आप, एक्टिनियम का जो नाम है थोड़ा जनरल नाम वगैरह है, मतलब कि स्टेट्स के नाम पे है या कंट्रीज के नाम पे, या फिर जनरली जो वर्ड्स यूज करते हो उनके नाम के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। लेकिन लेंथेनॉइड्स का नाम थोड़ा अजीब अजीब है, तो ये एक रफ आइडिया रखो, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है लॉरेंशियम की 3 मिनट। ये याद रखना कि लॉरेंशियम की जो सबसे कम हाफ लाइफ होती है एक्टिनॉइड्स में वो है 3 मिनट्स की। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि सब में जितने भी एक्टिनॉइड्स है सब में आपको 5F की फिलिंग होगी एक्सेप्ट थोरियम में, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है इस टेबल से, ठीक है। ये देख लो आप, हाँ, इस टेबल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है किसका, थोरियम का, क्योंकि इसमें 5F की फिलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एक पहला ऐसा एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स का जो कि F ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन उसमें F जो है खाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहीं भी पूछते हैं कि कुछ भी आपको एनिमली दिख रहा है F ब्लॉक में कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका रीजन क्या दोगे? हमेशा 3 ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा था तो वो वहां चला गया, या तो उसमें हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल है, या तो उसमें फुल फिल्ड F ऑर्बिटल है। तो वही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है और इसी का इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है अमेरिकम और क्यूरियम, ठीक है, AM एंड CM। याद रखो सीधे सीधे एग्जाम्पल कि कहाँ पे आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, तो इसलिए अगर हो पाए तो अमेरिकम और क्यूरियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। तो 3 मैंने बता दिया किसका याद रखना है, थोरियम, AM और CM का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इन दोनों में एक्सेप्शन, इन तीनों में एक्सेप्शन दिख रहा है, इन दोनों के एक्सेप्शन का रीजन आपका हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आपका जो F ऑर्बिटल है वो है। इन दोनों के जो एक्सेप्शन का रीजन है वो है आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड आपका F ऑर्बिटल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग आयनिक साइज देखते हैं। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होता है, सिमिलरली एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी पता है। कौन सा किसके कारण होता है ये पता होना चाहिए। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 4F इलेक्ट्रॉन के कारण और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका 5F इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसा कि वहां पे M3+ आयन में ग्रेजुअल डिक्रीज दिख रहा था, वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, या फिर इसका रीजन आप कह सकते हो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप बोलोगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है 5F इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले कि लेंथेनॉइड्स में आपको बस एक +3 ऑक्सीजन स्टेट दिख रहा था, मतलब कि सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीजन स्टेट वही था। यहाँ भी वही कॉमन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो 5F ऑर्बिटल है, 6D ऑर्बिटल है और 7S ऑर्बिटल है, इनमें कंपेरेबल एनर्जी देखने को मिलती है। सेम रीजन है जैसा D ब्लॉक में था। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोटिस करोगे आप कि जो थोरियम है वो आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट तो +1 का दिखाएगा, देख पा रहे हो आप। फिर हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब पहली चीज देखोगे कि यहाँ पे सब में सिल्वरी अपीयरेंस होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ पे है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो आप इन मेटल्स पे तो सबको अटैक करेगा ये, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड डालोगे तो मोस्टली बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, और एल्कलीज का तो कोई एक्शन ही नहीं होता है इस पे, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज कि लेंथेनॉइड्स जो है ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स। दूसरी चीज आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब आप बात करोगे तो अर्ली एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है अर्ली लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में। दूसरी लाइन ये हो गई। तीसरी चीज क्या होती है, अगर आप 5F इलेक्ट्रॉन और 4F इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करोगे तो और पूछोगे कि कौन जल्दी इजीली बॉन्डिंग वगैरह में पार्ट लेगा या रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो इजी है 5F इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्ट लेगा क्योंकि जो उसमें शील्डिंग होगी न्यूक्लियस से उसको ज्यादा बचा के रखा होगा उसके बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। तो ये इसका 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पूछता है कि बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप बोलोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसमें मोस्टली के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल 8.10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर पूछता है बताओ एक फेमस लेंथेनॉइड के बारे में जो कि +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, तो आपके दिमाग में सीरियम ही आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर देख लेना इन टेक्स्ट में, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं, एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कुछ आपको लाइन्स याद रखनी है जो कि आपको स्टेटमेंट से देखने को मिल सकती है। पहली चीज जो TiO है वो पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सही बात है। MnO2 को हम लोग ड्राई बैटरी सेल्स बनाने में यूज करते हैं। ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स है उसको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। कौन कौन आते हैं उसमें, सिल्वर, गोल्ड। यूके कॉपर कॉइन्स, याद रखना है कि कॉपर कोटेड स्टील, मतलब स्टील लेते हैं कॉपर से कोट कर देते हैं और बोलते हैं यूके का कॉपर कॉइन है, तो उनको आता भी और कुछ नहीं है, यही कर सकते हैं वो। यूके सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, वो क्या है, कॉपर निकल एलॉय है, ठीक, ये याद रखोगे। उसके बाद जिगलर नाटा कैटलिस्ट,
ये आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ते हो, होता क्या है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है और कहाँ यूज होता है, तो आपके पॉलीथिन में पॉलीमराइजेशन करवाने में यूज होता है, ठीक है। वेकर्स प्रोसेस एक ये चीज जो है वो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत चांस है कि पूछ लेंगे व्हाट इज वेकर प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, इथाइन से इथेनॉल बनता है, किसके प्रेजेंस में, तो PdCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चांसेस है कि यहाँ से ये अच्छा रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन बना लें वेकर्स प्रोसेस पे, क्योंकि ये बहुत लास्ट में दिया हुआ है और सिर्फ यहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी मिस हो जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिनको भी इनऑर्गेनिक के साथ दिक्कत है, ब्लॉक्स खत्म हो चुकी है, तो उनको ये प्लेलिस्ट शेयर करो ताकि वो ब्लॉक्स खत्म कर पाए, रिवाइज कर पाए। इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो आप। अगर आपको डाउट है एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है उसके लिए यूज कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो याद कर सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तब तो आपका ये बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन हो सकता है। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं की हुई है, इसको देख के एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो और रिवाइज करते रहो। और कुछ नहीं करना होता है इनऑर्गेनिक में, क्वेश्चंस लगा लो एक बार और बाकी सारा टाइम आपके रिवीजन में जाना चाहिए और टेस्ट पे जाना चाहिए। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे को।